गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिसमें हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस सीरीज़ में मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं गाड़ी के अंदर और उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी। अगर लॉकडाउन लंबा चलेगा तो मैं कंटिन्यूस इसे डेली की डेली एक एक सीरीज एक जो है इसका टॉपिक बनाता रहूँगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हार्ड स्टार्टिंग या फिर लॉन्ग क्रैंकिंग। तो वी सी मैनी टाइम क्रैंकिंग सिस्टम आर गोइंग ऑन बट व्हीकल इज नॉट स्टार्टेड। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, तो वो चीज़ों के बारे में आइए हम लोग बताते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ के बारे में आपको बताता जाऊँगा कि अगर इंजन स्टार्टिंग हार्ड हो रहा है, लंबे साल के बाद क्रैंक ले रहा है, स्टार्ट होता है, नहीं भी होता है कई बार, और लंबे साल के बाद स्टार्ट होता है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर दिया था, तो प्रॉब्लम्स के ऊपर ही मैं अभी चलाऊंगा। अगर आप इस पर देखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो एक एक टॉपिक को हर जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो हमारे टेक्नीशियन हैं, एडवाइज़र्स हैं, टेक्निकल एडवाइज़र हैं, फ्लोर इंचार्ज हैं, पीडीआई इंचार्ज है। आइए, तो अगर गाड़ी हार्ड स्टार्ट हो रही है लेकिन क्रैंकिंग बहुत ज़्यादा लंबा ले रही है, यानी जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्रैंक ज़्यादा लेती है, जल्दी स्टार्ट नहीं होती, तो उस कंडीशन में फॉल्टी स्पार्क प्लग हो सकता है। तो स्पार्क प्लग अगर फॉल्टी है तो हमें क्या चेक करना है, आपको स्पार्क प्लग को रिमूव करके चेक करना है। सबसे पहले उसका ये देखना है कि वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट होगा तो उसके चारों तरफ बर्निंग का पूरा मार्क्स होंगे और आपस में वो कुछ इस तरीके से लगेगा जैसे कि वो जल चुका है। तो अगर फॉल्टी स्पार्क प्लग है तो उसको ये चेक करिए, अगर वो जला हुआ नहीं है, शॉर्ट नहीं है आपस में, उसका मेटल आपस में शॉर्ट नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में आप स्पार्क प्लग के बीच में गैप जो होता है 0.90 से लेके 1 mm के बीच में, 1.1 के बीच में हम लोग गैप रखते हैं, उसको आप चेक करके लगा सकते हैं। अलग अलग गाड़ी का अलग अलग भी हो सकता है, तो स्पेसिफाइड वैल्यू को सर्विस मैनुअल से भी चेक कर सकते हैं, पर जनरली जो होता है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोगों को फॉल्टी इग्निशन कॉइल चेक करनी है। इग्निशन कॉइल को चेक करने के लिए आप जो है इग्निशन कॉइल को रिमूव करिए। उसके लिए आप इसका स्पार्क भी चेक कर सकते हैं कि उसमें स्पार्क आ रहा है नहीं आ रहा है। इग्निशन कॉइल से स्पार्क आता है, स्पार्क आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि स्पार्क प्लग से जो वायर, सॉरी इग्निशन कॉइल से जो वायर आ रही होती है उसको रिमूव करके मेटल से लगाते हैं, तो उस कंडीशन में इग्निशन कॉइल शॉर्ट हो सकती है, तो वो चेक नहीं करना। उस कंडीशन में आप रिप्लेसमेंट में दूसरी कॉइल को लगा के चेक कर सकते हैं वो ठीक है या खराब है। मॉल फंक्शनिंग फ्यूल पंप, अगर फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी में आपको चेक करना है कि फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा या चोकिंग है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। उसके पीछे फ्यूल फिल्टर भी चोक हो सकता है, तो फ्यूल फिल्टर सबसे पहले चेक करिए कि फ्यूल फिल्टर चोक तो नहीं है। अगर फ्यूल फिल्टर ओके है और फ्यूल की सप्लाई नहीं आ रही है, आप आगे से पाइपलाइन को खोल के चेक कर सकते हैं, इग्निशन ऑन करके चेक कर सकते हैं कि फ्यूल की सप्लाई आ रही नहीं आ रही है। अगर फ्यूल नहीं आ रहा है, आप किसी बकेट लगा लीजिए, पाइप को निकाल के इग्निशन ऑन करिए, अगर फ्यूल वहाँ तक पहुँचता है आसानी से, इसका मतलब ओके है। अगर रुक के आ रहा है, इसका मतलब कहीं पे हार्डल्स है, कोई चीज़ अटकी हुई है लाइन्स के अंदर, वो लाइन साफ करिए। तो फ्यूल पंप अगर ख़राब है तो उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, या चेंज कर सकते हैं। इनटेक मैनिफोल्ड गास्केट और थ्रोटल बॉडी गास्केट, तो इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है उसकी गास्केट अगर लीक होगी या डैमेज होगी, कटी होगी, उसके बीच में होल होगा, या फिर थ्रोटल बॉडी की जो गास्केट होगी वो कटी होगी या उसमें होल होगा, तो उस कंडीशन में भी हार्ड स्टार्टिंग हो सकती है। तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या रिफिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉल्टी एबीपी सेंसर, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर जो होता है, अगर वो खराब होता है तो उस कंडीशन में भी जो है गाड़ी आराम से स्टार्ट नहीं होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है। एबीपी सेंसर जो सिग्नल जनरेट करता है वो करंट के फॉर्म में होता है, और वो सिग्नल कहाँ भेजता है, वो सिग्नल भेजता है ईसीएम को। देखिए ये जितना भी काम होता है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में वो मैसेज भेज रहा है फिर दूसरे सेकंड में कहीं और जा रहा है, मतलब सेकंड के बहुत छोटे से भाग में ही ये काम हो जाता है, सिग्नल भेजने का और सिग्नल रिसीव करने के बाद एक्ट करने का। एक्ट कौन करवाता है, ईसीएम एक्ट करवाता है थ्रोटल बॉडी को। तो एबीपी सेंसर डायरेक्टली जो है वो एबीपी जो है वो हमारी थ्रोटल बॉडी के साथ में डायरेक्टली एज ए सेंसर नहीं जुड़ा होता। उसका काम होता है एबीपी सेंसर का जितने परसेंट हमने थ्रोटल बॉडी सॉरी एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर को दबाया, यानी एक्सीलेटर पेडल को दबाया, उतना परसेंट जो है वो करंट के रूप में, वोल्टेज के रूप में ईसीएम को मिल जाता है। ईसीएम उसको फाइंड आउट करता है कि इसने 15% दबाने को बोला है, तो थ्रोटल बॉडी जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी,
एपीबी सेंसर जिसमें होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी होगी, मैकेनिकल नहीं होगी, तो उतनी थ्रोटल बॉडी जो होगी ओपन होगी और काम करेगी। अगर मान लीजिए कि एपीबी सेंसर फॉल्टी है, वैसे बता देता हूँ कि एपीबी सेंसर और थ्रोटल बॉडी के अंदर सब और मेन 2 वायर्स होती हैं जो कि डबल रीडिंग का डाटा जो है आगे ट्रांसफर करती है। मेन और सब रीडिंग होने के पीछे मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था थ्रोटल बॉडी के ऊपर, उसमें ये डिटेल दे रखी है कि वो काम कैसे करता है। तो मेन और सब जो डाटा होता है, जो रीडिंग जा रही होती है, वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि एक में से जो डाटा रिसीव हो रहा है और दूसरे में से दूसरा उसको कैरी आउट करने के लिए होता है, यानी कि वो उसको वेरीफाई करने के लिए होता है कि पहले वाले का जो डाटा है वो सही है या गलत है। इसीलिए सब और मेन वायर दी जाती है। सब और मेन जो सिस्टम होता है वो एपीबी सेंसर और थ्रोटल बॉडी में दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी में। तो एपीबी सेंसर ने 15% दबाया, थ्रोटल बॉडी भी 15% दबाएगी, ईसीएम के थ्रू ऑपरेट होगी, क्योंकि उसके अंदर एक्चुएटर होते हैं, एक्चुएटर ईसीएम के थ्रू ही काम करते हैं। तो अगर एपीबी सेंसर फॉल्टी डाटा दे रहा है तो मेन और सब की रीडिंग से ईसीएम को पता चल जाएगा और ईसीएम जो है उसको एक नॉर्मल पोजीशन पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ना कि 15% पे 50% वो आगे रीडिंग भेजे, वो पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। तो अगर ये फॉल्टी है तो उस कंडीशन में हमें एपीबी सेंसर चेंज करना पड़ता है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। एपीबी सेंसर को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसको हम ओबीडी या एसडीटी, सुजुकी डायग्नोस्टिक टूल या ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक टूल जो होता है उसको लगा के भी चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। फॉल्टी ईसीटी सेंसर और मैप सेंसर, अगर इंजन कूलेंट से टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो खराब होता है तो उस कंडीशन में जो है गलत डाटा जो है वो पहुंचेगा ईसीएम को, जिसकी वजह से ईसीएम जो है प्रॉपरली प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पाएगा और आगे डाटा नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से अगर इंजन ज़्यादा गर्म है तो ईसीटी सेंसर अगर उसको ठंडा दिखा रहा है तो उस कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। इसमें एक कंडीशन और हो सकती है, कई बार क्या होता है कि पाइपलाइन के अंदर, यानी इंजन के अंदर से जो कूलेंट की पाइपलाइन आ रही है उसके अंदर कूलेंट नहीं है, पानी नहीं है, तो भी ईसीटी सेंसर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो पाइपलाइन में पानी जरूर देखे, कूलेंट जरूर देखे, हो सकता है वो खाली हो या लीक कर गया हो, तो वो भी देखना चाहिए। ईसीटी सेंसर खराब होगा तो ईसीटी सेंसर हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम ओबीडी में चेक कर सकते हैं कि ईसीटी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर सही काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर डाटा ईसीएम को नहीं मिल पाएगा और ईसीएम को जो है जो इनटेक में हवा भेजनी है, हवा की मात्रा कितनी भेजनी है और कितनी जा रही है, उसका प्रॉपर डाटा ना मिलने की वजह से ईसीएम जो है प्रॉपर एक सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगा और गाड़ी को सही तरीके से स्टार्ट करने में दिक्कत करेगा, यानी स्टार्टिंग टाइम पे वो दिक्कत करेगा, क्योंकि कितना प्रेशर जा रहा है इनटेक में उसका पता होना जरूरी है। तो मैप और ईसीटी सेंसर को भी हम लोग ओबीडी से चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ईसीएम अगर फॉल्टी है, ईसीएम में अगर दिक्कत है, ईसीएम ही जो मेमोरी होती है अगर वही खराब है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में मॉल फंक्शनिंग होनी शुरू हो जाएगी और गाड़ी प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो वो सिर्फ गाड़ी हार्ड स्टार्टिंग होगी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फ्यूल कंजप्शन हाई हो सकती है, गाड़ी जो है धड़धड़ा के बंद हो सकती है, ये रीजन्स भी हो सकते हैं। तो ईसीएम को हमें जो है चेक कर सकते हैं हम लोग, ये जो है यूटिलिटी में जो हमारा एसडीटी होता है यूटिलिटी के अंदर, या फिर हम लोग जो है कंट्रोलर में, जो शुरू में हम लोग जहाँ पे हम लोग कंट्रोलर को चेक करते हैं 16 या 15 जो हमारे कंट्रोलर होते हैं उनको चेक करने के लिए हम एसडीटी में या ओबीडी सिस्टम के अंदर चेक कर सकते हैं कि उनकी कनेक्टिविटी बाकी कंट्रोलर के साथ में सही है कि नहीं है, तो वो भी बदल जाएगा इसमें। लो कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन कम है, मान लीजिए कि पिस्टन के अंदर जो पिस्टन और हेड के बीच में जो कंप्रेशन बनता है, पिस्टन जो कंप्रेशन बनाता है वो अगर कम है तो उस कंडीशन में भी गाड़ी सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंप्रेशन कम होने की वजह से कंबशन प्रॉपर नहीं होगा, कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो एग्जॉस्ट प्रॉपर नहीं होगा, इनटेक भी अच्छा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग हार्ड हो जाएगी, वो भी चेक कर सकते हैं। तो कंप्रेशन के लिए हम लोग जो है स्पार्क प्लग रिमूव करके या फिर हीटर प्लग को रिमूव करके हम लोग इंजन कंप्रेशन चेक कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। पुअर स्पार्क प्लग टाइटनिंग और फॉल्टी गास्केट, अगर स्पार्क प्लग को हमने सही तरीके से टाइट नहीं किया है, लीकेज हो रही है हवा की उसमें से, तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम मॉर्निंग में जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे बाहर हवा को निकलने की आवाज़ जरूर आएगी अगर स्पार्क प्लग लूज है तो। फॉल्टी गास्केट, अगर गास्केट लूज है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उस कंडीशन में भी गाड़ी हार्ड स्टार्ट होगी। कंप्रेशन लीकेज फ्रॉम वॉल सीट, अगर वॉल सीट जो होती है जहाँ पे वॉल को हम लोग फिट करते हैं उस जगह पे सीट यूज करते हैं, उस सीट में अगर लीकेज हो रही है, उस वॉल और सीट के बीच में से लीकेज हो रही है तो उस कंडीशन में भी गाड़ी लेट स्टार्ट होगी, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं।
ठीक है। उसको हम लोग जो है तेल की मदद से चेक कर सकते हैं कि तेल ऊपर से फिल करके हम देख सकते हैं कि लीकेज नीचे की तरफ हो रही है नहीं हो रही। तो हेड को निकाल के हम लोग ऊपर तेल फिल करके देख सकते हैं। अगर ऊपर तेल फिल करने के बाद नीचे तेल पहुंच रहा है तो उस कंडीशन में इसका मतलब लीकेज हो रही है। तो वो चेक करने का तरीका होता है। कंप्रेशन लीकेज फ्रॉम वॉल सीट, अगर ये तो बता देंगे। उसके अलावा जो है स्टिकी वॉल स्टैम्प, अगर वॉल स्टैम्प यानी कि जो सिलेंडर हेड में जो वॉल लगी होती है, जो वॉल इनटेक वॉल और एग्जॉस्ट वॉल होती है, वो अगर स्टिकी हो जाए यानी चिपक जाए वॉल सीट के साथ में, तो उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि क्या होगा कि इसमें जब प्रेशर जाएगा तो वो काफ़ी देर से नीचे जाएगी और काफ़ी देर से ऊपर आएगी, जिसकी वजह से गाड़ी को स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कंबशन के टाइम पे एग्जॉस्ट खुला रह जाए, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत रहेगी। तो उस कंडीशन में भी हम स्टिकी को चेक कर सकते हैं, हेड को रिमूव करके, और हम देख सकते हैं उसको हम प्रेस करके देख सकते हैं प्रेस से कि जो हमारे पास वॉल रिमूवर होता है उससे भी हम चेक कर सकते हैं। वॉल कंप्रेसर जो होता है उससे चेक कर सकते हैं कि वॉल जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वीक और डैमेज वॉल स्प्रिंग, अगर वॉल स्प्रिंग जो होती है वो डैमेज है या वीक है यानी कमज़ोर पड़ जाए, यानी कि उसकी जो स्क्वायरनेस है वो दबने वाली हो जाए, यानी उसकी जो टेंसिलिटी है वो दबने वाली हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी वॉल सही तरीके से काम नहीं करेगा, ओपन रह जाएगा या क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। या डैमेज है तो उस कंडीशन में हेड को भी डैमेज कर सकता है, वॉल सीट को भी डैमेज कर सकता है, तो उसको भी हम जो है विजुअली चेक कर सकते हैं। कंप्रेशन लीकेज फ्रॉम सिलेंडर हेड, अगर सिलेंडर हेड में से ही कंप्रेशन लीक हो रहा हो तो क्या हो सकता है, हेड गैस्केट लीक हो सकती है, जिसकी वजह से सिलेंडर हेड में से लीकेज हो रही है। एक रीजन ये हो सकता है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है कंप्रेशन चेक कर सकते हैं, कंप्रेशन कम है या ज़्यादा है, तो वो हम चीज़ चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर सिलेंडर का आपको पता चल जाएगा कंप्रेशन चेक करने से कि लीकेज इस सिलेंडर से हो रही है, तो उसके आसपास का हेड गैस्केट चेक कर सकते हैं। वन पिस्टन, अगर पिस्टन घिस गया है या पिस्टन रिंग घिस गया है तो साइड में वॉल भी घिस जाएगी, पिस्टन रिंग भी घिसेंगे, तो कंप्रेशन लीक होने के बाद नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से हमें कम कंप्रेशन मिलेगा। उसके लिए भी कंप्रेशन टेस्ट आपको चेक करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं। पीसीवी वाल्व, अगर मान लीजिए कि पीसीवी वाल्व चोक हो गया है तो उस कंडीशन में भी गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो ब्लो बाई गैसेस होंगी वो पीसीवी वाल्व से आगे पास नहीं हो पाएंगी इनटेक में, जिसकी वजह से नीचे जो है पॉजिटिव गैसेस संप में, ऑयल संप में इकट्ठा होने लग जाएंगे और गाड़ी को स्टार्ट होने में दिक्कत होगी। ठीक है। उसका एक तरीका और है कि अगर मान लीजिए कि पीसीवी वॉल चेक करना, तो पीसीवी वॉल को रिमूव करके आप उसको चेक कर सकते हैं। एक तरफ से हवा फेंकिए, अगर दूसरी तरफ हवा जा रही है, जिधर से मतलब हम लोग अपना सिलेंडर हेड से अगर हम ब्लो बाई गैसेस को इनटेक की तरफ भेजेंगे तो उस तरफ से चेक करिए, हवा डाल के या मुंह से भी डाल के चेक कर सकते हैं हवा पास हो रही नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ओके है, दोनों तरफ से अगर हवा जो है पास हो रही है, इसका मतलब पीसीवी वॉल खराब हो गया है, क्योंकि पीसीवी वॉल वन वे वाल होता है, वो इनटेक की तरफ हवा भेज सकता है लेकिन वापस नहीं भेज सकता। तो अगर दोनों तरफ से चोक है तो इसका मतलब खराब है, अगर दोनों तरफ से ओपन है तो भी खराब है। तो एक तरफ से ओपन होना चाहिए, एक तरफ से क्लोज। पीसीवी वॉल चेक करने का तरीका ये है। बीबीटी सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर, अगर बीबीटी सिस्टम स्टक हो जाता है, कई बार क्या होता है ऑयल में स्लज की वजह से बीबीटी का जो बीबीटी रोटर होता है और उसकी जो लॉक पिन होती है वो स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से बीबीटी काम करना बंद कर देता है, तो उस टाइम पे भी गाड़ी हार्ड स्टार्ट होगी, हार्ड क्रैंकिंग करेगी। तो आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा वो था ये, हम मान लीजिए हम इसको पार्ट 1 मान लेते हैं। ये जो आज मैंने आपको पढ़ा है ये पार्ट 1 हो गया। तो आज से हम आपको गाड़ी के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सीरीज चलेगी, आपको ये हमेशा देखने को मिलेगी और कंटिन्यूस मैं सीरीज को जारी रखूँगा, इसको ख़त्म नहीं करूँगा। धीरे धीरे करके मैं इसमें सारे चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। पहले इंजन के, सस्पेंशन के, स्टीयरिंग के, एबीएस सिस्टम के, एएमटी सिस्टम के, टीसीएस सिस्टम के, सारे मैं आपको बताऊंगा, गियर बॉक्स सिस्टम के। तो धीरे धीरे करके मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसको आप जरूर देखें और आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। एक छोटी सी चीज़ और बतानी थी। बेसिकली आपने, हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय कई बार हम लोग बोलते हैं कि स्लो ब्लो फ्यूज़ किसे कहते हैं। तो स्लो ब्लो फ्यूज़ कुछ इस प्रकार से होता है, उसका जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम कहते हैं स्लो ब्लो फ्यूज़। स्लो ब्लो फ्यूज होता क्या है बेसिकली, ये थोड़ा सा एडिशनल है, साथ में ऐड कर रहा हूँ। स्लो ब्लो फ्यूज जो होता है उसका काम होता है जनरली, ये रेडिएटर में हम लोग काम करते हैं, रेडिएटर फैन के लिए हम लोग इसका काम करते हैं।
हम गाड़ी को क्रैंकिंग करने के लिए उस जगह पे हम लोग इसका काम करते हैं, एसी वाले सिस्टम में हम लोग इसका ये काम करते हैं। अच्छा, इसका काम करते हैं क्यों? स्लो ब्लो फ्यूज जो होते हैं वो 100 एम्पेयर के भी हो सकते हैं। इनका काम होता है जनरली, अगर मान लीजिए कि हमें रेडिएटर फैन के लिए 100 एम्पेयर की ज़रूरत है, 100 एम्पेयर की ज़रूरत है, तो अगर मान लीजिए कि रेडिएटर फैन चलते इसमें 100 एम्पेयर से ऊपर जाता है 110, तो क्या होगा, जो नॉर्मल फ्यूज़ होगा वो ब्लो हो जाएगा, नॉर्मल फ्यूज़ खराब हो जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि वो 110 एम्पेयर नहीं झेल पाएगा। लेकिन स्लो ब्लो फ्यूज़ में ऐसा नहीं होता। अगर 100 एम्पेयर का फ्यूज़ है स्लो ब्लो फ्यूज़, तो वो 110 एम्पेयर तक भी बेयर कर सकता है, झेल सकता है। ऐसा क्यों? इसको इसी प्रकार से बनाया जाता है कि थोड़ा सा अगर वोल्टेज, थोड़ा सा करंट की फ्लो अगर ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा लोड झेलना पड़े, तो स्लो ब्लो फ्यूज़ जले ना और वो दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाए। इसीलिए हम इसे स्लो ब्लो फ्यूज़ कहते हैं, ताकि ये बर्स्ट ना हो, ये बर्न ना हो। इसीलिए इसका यूज़ ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ पे करंट का फ्लो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए हम इसे स्लो ब्लो फ्यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ मोर एफिशिएंट वर्किंग इन द कार वेदर वी हैव नीड। तो आप ये समझ लें, छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ में ऐड करता रहूँगा, सीरीज चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।